दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य पथ में। दोस्तों आज बात करेंगे हम अलेक्जेंडर और पोरस यानी कि सिकंदर और पोरस के बीच में जो झेलम का युद्ध हुआ था 326 BC यानी कि 326 ईसा पूर्व में, जिसे बैटल ऑफ हैदेसपास के नाम से भी जाना जाता है या उसे हिंदी में झेलम का युद्ध भी कहते हैं। देखिए, इस युद्ध के बारे में आज तक आपने हमेशा यही पढ़ा है कि इस युद्ध में विजय अलेक्जेंडर की हुई, ठीक है, पोरस हारे। इसके बाद अलेक्जेंडर का हृदय परिवर्तन होता है और अलेक्जेंडर पोरस की वीरता को देखते हुए सारा जो राज्य था वो वापस अलेक्जेंडर को कर देगा, पोरस को कर देगा और उसके बाद अलेक्जेंडर वापस चला जाएगा। आज इसी की क्रेडिबिलिटी यानी कि सच्चाई को जानते हैं और जानते हैं कि ये थ्योरी जो आपको आज तक दी गई वो कितनी सच है और कितनी झूठ। तो आइए चलते हैं इस झेलम के युद्ध के बारे में और पहले जानते हैं कि आपने अब तक क्या पढ़ा है। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी समरजीत सिंह। ओके, देखिए ये है बैटल ऑफ हैदेसपास। ये मैंने आपके आगे स्लाइड लगा दी है। इसमें आपको आज तक जो कि पढ़ाया गया है वो देखिए, ये जो नरेटिव जो हमें आज तक पढ़ाया है वो नरेटिव है जो ग्रीक हिस्टोरियंस यानी कि जो यूनानी इतिहासकार थे उन्होंने लिखा। अब यूनानी इतिहासकार, चूँकि अलेक्जेंडर भी यानी कि सिकंदर जो था वो भी यूनानी था और जो इतिहासकार यानी कि जो हिस्ट्री लिखी गई वो भी वेस्ट ने लिखी, तो उन्होंने एक फॉल्स नरेटिव आपको सेट किया जिसमें वो बताते हैं कि कैसे झेलम नदी, जिसे ग्रीक में हैदेसपास बोलते हैं, ये झेलम नदी को बोलते हैं। अगर आप याद रख लें तो ठीक है, नहीं तब भी स्टिल इट्स ओके। तो उसमें बताते हैं कि कैसे झेलम नदी की एक तरफ तो पोरस की सेना थी जो कि काफ़ी बड़ी थी और दूसरी तरफ अलेक्जेंडर की सेना थी जो शायद पोरस की सेना से उतनी बड़ी नहीं थी, पर अलेक्जेंडर की सेना के पास जो है घोड़े थे और पोरस की सेना के पास हाथी थे, जो पिक्चर में आप देख भी पा रहे होंगे। और इनको बड़े स्ट्रेटेजिकली अलेक्जेंडर ने एक तरफ से तो ऐसे करके पार किया इस झेलम को और दूसरी तरफ से भी पार करके झेलम को पोरस की सेना को दो तरफ से घेर लिया बच्चों, और दो तरफ से घेरने के बाद फिर इस युद्ध में यानी बैटल ऑफ हैदेसपास में पोरस को हरा दिया। पर चूंकि पोरस इतना ब्रेव था और पोरस ने इतने गैलेंटली अपने आप को डिफेंड किया कि अल्टीमेटली जो अलेक्जेंडर था उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उसके बाद उसने जो जीता हुआ अपना पूरा युद्ध भूमि थी वो वापस कर दी। अब ये बात मेरे तो क्या, बहुत सारे ऐसे नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस हैं उनके गले नहीं उतरती है, क्योंकि आप जब अलेक्जेंडर की नीति पढ़ेंगे, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अलेक्जेंडर किसका शिष्य था, अरिस्टोटल यानी अरस्तु का शिष्य था। नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, अलेक्जेंडर यानी अरिस्टोटल का शिष्य था, ठीक है बच्चों। अब अरिस्टोटल का शिष्य था और ये जो दिग्विजय नीति थी ना अलेक्जेंडर की, उसमें ये था, अलेक्जेंडर ये मानता था कि वो धरती के अंत तक धरती को जीतेगा। अब आप सोच के देखिए कि कोई व्यक्ति जिसकी इस तरीके की सोच हो कि वो धरती के अंत तक धरती को जीतेगा, वो उसका हृदय परिवर्तन कैसे हो जाएगा, राइट। ये लॉजिक की एक बात है जो आपके भी दिमाग में आएगी कि जो व्यक्ति इतना ज़्यादा डेस्परेट है जीत के लिए, वो व्यक्ति कैसे तो मान जाएगा और कैसे उसकी सेना का भी अचानक से हृदय परिवर्तन हो जाएगा। देखिए, जब आप जीत रहे होते हैं, ये कॉमन ह्यूमन फिनोमेना भी है कि जब आप जीत रहे होते हो तब आपको चीज़ों से ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। फ़र्क तभी पड़ता है जब आप हारते हैं या आपकी सिचुएशन ख़राब होती है। ऑलराइट, ऐसा ही हुआ होगा बैटल ऑफ हैदेसपास में यानी कि झेलम के युद्ध में। देखिए, अब मैं जो अब आपको आगे बताने वाला हूँ वो कॉमन सेंस और जो भी इस वक्त मतलब डोमेन में अवेलेबल है उसी के बेसिस पे बताऊंगा। देखिए, अब मैं इसको और ज़्यादा बिल्कुल डिग डीप करने के लिए 2300 साल पहले तो जा नहीं सकता, बट जो मैं फैक्ट्स अब आपको बताऊंगा तो उनके बारे में अगर आप थोड़े भी सोचेंगे तो आप पाएंगे कि हाँ, शायद ऐसा हुआ होगा और ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो हिस्ट्री है पूरी वेस्ट ने लिखी है, तो वेस्ट ने पूरी हिस्ट्री लिखी है, तो उन्होंने शायद कोई फॉल्स नैरेटिव सेट किया। और जैसे कि मैं आपको अपने ऑलमोस्ट हर वीडियो में ये बताता हूँ कि ये एक वेस्ट की बहुत सोची समझी हुई चाल थी कि कैसे भी करके हमें हमारे ही इतिहास में नीचा दिखा दिया जाए, जिससे कि हम लोग कभी भी अपने इतिहास से तो कम से कम इंस्पिरेशन नहीं ले पाएँ। तो चलिए आज अब इस आगे चलते हैं और मैं बताता हूँ कैसे उस युद्ध भूमि में क्या हुआ होगा। ठीक है, ये मैंने हिंदी में लिख दिया है।
अच्छा, ये कुछ कॉमन फैक्ट्स हैं जो मैंने तैयार किए। देखिए, पहली बात तो ये थी कि अलेक्जेंडर की सेना ने, इससे पहले ये विदित भी है, अलेक्जेंडर ने खुद भी लिखा है, उसके जो कोर्ट हिस्टोरियंस थे उन्होंने भी लिखा है कि अलेक्जेंडर की सेना ने कभी भी हाथी नहीं देखे थे, और जब उन्होंने हाथी देखे तो दे वर कंप्लीटली स्टन्ड। अच्छा, इसका एक और प्रमाण मैं बताता हूँ। 300 एक बहुत फेमस मूवी है, आप सभी ने देखी है ना? तो उसमें जब ज़र्क्सीस की सेना लियोनाइडिस की सेना के ऊपर हमला करती है, तब उसमें वो हाथियों का इस्तेमाल करते हैं। तो हाथियों को ऐसे दिखाया जाता है उन ग्रीक मूवीज़ में जैसे कि दानवाए और कुछ इस तरीके से। तो अब आप सोच के देखिए कि उनका क्या नैरेटिव रहा होगा, है ना? इसके अलावा दूसरी बात ये थी कि जो वो थे, यानी कि पौरु यानी कि जो पोरस थे, इन्हें सॉरी यहाँ पे पौरु लिखा हुआ, पौरु राष्ट्र बोलते थे उसे, उसके पास बच्चों बहुत बड़ी सेना थी, ठीक है। और अलेक्जेंडर को ये बात भी विदित थी कि एक बार अगर आप पोरस को जीत भी लेते हो तो आपको, यानी सब सिंधु का राज्य हुआ करता था, यानी कि ये जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर यानी ये वाला जो इलाका है, एक सेकंड में दोबारा आपको बना के बता देता हूँ। ये हो गया कश्मीर, है ना, ये नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका, ये हो गया पाकिस्तान। ये वाला जो यहाँ से कुछ यहाँ कहीं बह रही है झेलम, ये वाला जो इलाका था ना बच्चों, ये सब सिंधु का इलाका था, जिसे पौरव राष्ट्र बोल रखा है इन्होंने, पौरु राष्ट्र वो बोलते थे। और इसे जीतने के बाद यहाँ पे था मगध, ठीक है। अब मगध को कैसे हराओगे? यानी कि अलेक्जेंडर की सेना में ये भी था कि अगर पोरस हार भी गया तो आगे चल के आपको उस मगध की सेना से लड़ना पड़ेगा, जिसे उस वक्त हराना वाज लिटरली इम्पॉसिबल, ठीक है। तो आप सोच के देखिए कि किस तरीके से एक उनके आगे ये था ना कि आगे कुआ तो पीछे खाई। अगर आप जीतते हो तो आप आगे जाके नहीं लड़ सकते, और अगर आप यहाँ से पीछे हटे तो उसी में आपके लिए सार है। इसके अलावा ऐसा भी आता है कि पोरस ने जो है घायल कर दिया था अलेक्जेंडर को, और यहाँ से अलेक्जेंडर घायल हो गया था। इसके बाद जब अलेक्जेंडर यहाँ से वापस जाएगा तो बेबीलोन में जाके उसकी मृत्यु भी हो जाएगी। और जब आर्मी ने इतनी, यानी कि अलेक्जेंडर की आर्मी ने जो सबसे स्टिफ रेजिस्टेंस जो झेला था, यानी कि सबसे तगड़ा जो रेजिस्टेंस झेला, वो यहीं पे पोरस की आर्मी से झेला था। इसके बाद कहीं उनका पूरे तरीके से जो मोराल था वो पूरे तरीके से मोराल डाउन हो गया, और उन्होंने आगे युद्ध करने से कतई इनकार कर दिया। अब ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं बच्चों कि अगर इनके ऊपर अगर आप थोड़ा भी सोचोगे तो आप पाओगे कि काफ़ी हद तक ये बात सही है। क्योंकि अगर आप सोच के देखो कि हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता जो व्यक्ति दिग्विजय नीति के साथ आया हो, जिसको धरती के अंत तक धरती जीतनी हो, जिसको एक समुद्र से लेकर दूसरे समुद्र तक धरती जीत लेनी हो, वो व्यक्ति आपको हृदय परिवर्तन के बेसिस पे तो कम से कम नहीं छोड़ के जाएगा, ठीक है। उसमें ये था कि ये तो ब्रेवरी थी पोरस की, जिसको हमने और हमारे इतिहासकारों ने पिछले 2500 सालों से अंडरमाइन कर रखा है, जो कि एक हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। ऑलराइट, ये कुछ मैंने आपके लिए फ़ोटो लगा दिया है जिसमें मैंने बताया भी है कि कैसे एक पोरस का एक तीर था वो अलेक्जेंडर को लगा, और उसके बाद उसकी जान वहाँ जाते जाते बची, और उसके बाद उसने फिर युद्ध को रोकने के लिए बोला, युद्ध रुका, और उसके बाद फिर अलेक्जेंडर यहाँ से वापस चला गया। ये मैंने अपने जो भी हिंदी मीडियम के भाई हैं उनके लिए यहाँ पे स्लाइड जोड़ दी है, अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, बाकी बात वही है। तो ये कुछ इस तरीके से अंत हुआ इस बैटल ऑफ हाइदास्पास यानी झेलम के युद्ध का। बाकी अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो ऑब्वियसली इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि आप इतिहास का, एक सच्चा इतिहास कम से कम, और एक ऐसी चीज़ जो लोग सोचने के लिए मजबूर कर सके, उसे आप शेयर करें। और अगर आपका कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। देखिए, सजेशन ही कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।